चलिए, जो शुरुआत करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहीं से शुरू होगा हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और रॉलेट एक्ट जो आया था उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, जो टॉपिक है उस पे ही डिस्कस करेंगे और याद करवाने की कोशिश करेंगे। मेरा सिद्धांत ही है, आपको ना किताब पलटने की आवश्यकता है, ना कुछ करने की आवश्यकता है, सिर्फ सुनने की आवश्यकता है और एग्ज़ाम अगर क्वेश्चन ना जाए तो छूटे ना, ये मेरा सिद्धांत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्रांतिकारियों का दमन करना था। तो आप तो आगे याद रख लीजिए कि रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो क्रांति हो रही थी उसको रोकना। और ये मार्च कब आया? 1919 में आया। क्या आया? रॉलेट एक्ट आया। किसके द्वारा आया? ब्रिटिश शासन द्वारा आया। ये हम समझ गए और भी सुनते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य था कि क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जो कि मार्च 1919 में आया था, पारित किया गया था। और याद रखिएगा, ये जो न्यायाधीश था, कौन न्यायाधीश था? सिडनी रॉलेट नाम पूरा नाम था, याद रखिएगा, जो कि अध्यक्षता में समिति बनी थी, इसलिए रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना गया। जो कि कब हुआ था? ये 1917 में था, न्यायाधीश था सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बना था, इसलिए और मार्च 1919 में आ गया था। चलिए सवाल को ध्यान से सुनिएगा। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो हम जानते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, हम जान गए। तो रॉलेट एक्ट आया कब? मार्च 1919 में। तो आप हमेशा भूलिएगा अब नहीं कि 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया तो उस समय हमारा गवर्नर जनरल जो था, मतलब सॉरी वायसराय जो था, वो था चेम्सफोर्ड। हम जानते हैं कि गवर्नर जनरल हमारा 1857 तक ही रहा था। उसके बाद से 1858 से हमारा वायसराय के रूप में आ गया था, जो कि कैनिंग बन गया था वायसराय। तो याद रखना है, जब भी अब अगर 1919 आया तो समझिए वायसराय होगा, तो चेम्सफोर्ड था उस समय। ये क्लियर हो गया। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो हम बताएंगे रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। किसे जानते हैं? रॉलेट एक्ट को जानते हैं, जो कि 1919 में आया था, मार्च 1919 में आया था। क्लियर? इतना तो हम जान गए कि रॉलेट एक्ट पारित जो हुआ उस समय भारत का वायसराय हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अब बात करते हैं कि किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं रॉलेट एक्ट को ही जानते हैं, जो कि 1919 में आया था। तो 1919 में क्या आया था? रॉलेट एक्ट आया था। और ये ऐसा कानून था जिसमें कोई वकील की आवश्यकता नहीं, कोई बिना अपील नहीं, कोई बिना दलील नहीं, ऐसे ही जेल में ठूस दीजिए अगर क्रांतिकारी है तो। शक जिस पे आ गया ठूस दीजिए, यही था। और बात करते हैं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो है किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था। तो रॉलेट एक्ट को देखे, महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सत्याग्रह शुरू करने की निर्णय ले लिया। किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो वो हमारे स्वामी श्रद्धानंद दिए थे। स्वामी श्रद्धानंद बोले थे कि लगान देना छोड़ दो। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। ये हमेशा डेट याद रखिए, इतना बार बोलूंगा कि आपको याद ना हो रॉलेट एक्ट का डेट तो मत कहिए। द अनारकिकल एंड
रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को जो है समान बोलचाल में क्या कहा जाता है, इसी को रॉलेट एक्ट बोला जाता है। रॉलेट एक्ट को ही किस नाम से जानते हैं, तो हम बताएंगे 1919। लेकिन 1919 क्या, चाहे ये भी हो सकता है द अनार अलग कर दीजिए, देखिए याद कर लीजिए, अनार की कल है ना, ऐसे तोड़ दीजिए, अनार की कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 किसे बोलते हैं, रॉलेट एक्ट को बोलते हैं। को रोकने लगा उसी समय क्या होता है बताते हैं। दो डायर था जो कि दुष्ट प्रवर्तक है, जनरल डायर, ओ डायर। ओ डायर ने बोला, जनरल डायर ने फायर किया, है कि नहीं। तो ओ डायर को जाकर मार दिए थे कौन, उधम सिंह कहाँ मारे थे बताइएगा। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, तो रॉलेट एक्ट द्वारा पारित हुआ था। तो देखिए रॉलेट एक्ट का पारित होना ही जलियांवाला बाग नरसंहार का पहला महत्वपूर्ण घटना घटी थी। सवाल यही है ना कि जलियांवाला बाग जो हुआ था कब हुआ था, 1919 में हुआ था, जो कि पूरा डेट अगर बोलता है तो बहुत फेमस है 13 अप्रैल 1919, क्योंकि इस समय बहुत ही दुखद बात हुई थी। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी उसी समय हमारा रॉलेट एक्ट भी आया था। तो हम तो यही नहीं बोलेंगे कि रॉलेट एक्ट का पारित होना ही जलियांवाला बाग का नरसंहार हो गया, क्योंकि ना बिना दलील का था, बिना ना अपील हो सकता है, बिना वकील का था, तो फैसला जो हो गया। ये जो एक्ट आए इसके कारण ही जलियांवाला बाग हुआ, इतने लोग मरे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं क्या किए थे, नाइट की उपाधि लौटा दिए थे। कब, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और कब हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए ये हो गए। अब थोड़े से और जान लेते हैं जलियांवाला बाग के बारे में। तो सुन लीजिए क्या है कि रॉलेट एक्ट जो सत्याग्रह हुआ था के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर शफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करा दी गई थी। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गए। तो सवाल क्या क्या बनते हैं ये सिर्फ सुनिए, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को क्या था, वैशाखी का दिन था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, तो अमृतसर में हुआ। अमृतसर के जलियांवाला बाग एक है, उसी में हो रहा था। लोग खड़े थे, निहत्थे थे। किसके द्वारा गोली चलाया गया था, तो जनरल डायर द्वारा चलाया गया था। कितने लोग मरे थे, 1000 लोग मर गए थे। और हमारे पंजाब के दो लोकप्रिय नेता कौन थे, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये गिरफ्तार हो गए थे। उनके विरोध में ये जो क्रांति शुरू हुई थी, और जो कि बैठे थे जाके लोग, समझ गए। और ब्रिटिश ने क्या किया, दमन करने के लिए गोली चलवा दी थी। रॉलेट एक्ट जो सत्याग्रह के दौरान ही ये काम हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के तहत हुआ था, क्योंकि उसमें ना वकील की आवश्यकता थी, ना दलील की आवश्यकता थी, ना कुछ अपील की आवश्यकता थी। जो मन कर रहा था वो कर रहे थे। और दोनों डायर ही डायर था, डायर मतलब डायन था, ऐसे बोल दीजिए। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस पे ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था किस शहर में हुआ था, अमृतसर शहर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। अगर पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता
से किसने इस्तीफा दे दिया? तो के शंकरन नायर ने दिया था। के शंकरन नायर का नाम सुने होंगे, समझ गए? मूवी भी बनी है अभी जलियांवाला बाग, जो केसरी 2 है ना, उसमें इन्हीं की कहानी की स्टोरी की चर्चा की गई है। तो के शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता, जो वायसराय होते थे उनके जो कार्य होते थे उनके सदस्य के रूप में बनाए जाते थे, ठीक है? तो उसी में ये सदस्य थे, वो इस्तीफा दे दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जब इनको पता चला। अगर बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया, तो वो हंटर कमेटी का गठन किया गया। ये सब दिखावा के लिए आ रहा है कमेटी। जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो हंटर कमेटी ला दिया ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो कि बहुत घटिया पनई वाला काम तो कर ही रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने सवाल बहुत सारे लोग हमको उधम सिंह कुछ और याद रखिएगा रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल भी थे, याद रखना होगा। रास बिहारी के साथ एक ही नहीं थे, बहुत लोग सम्मिलित थे, जिसमें सचिंद्रनाथ सन्याल का भी नाम आता है। तो आपका भी कमेंट जो है वो सही था, क्वेश्चन जो पोस्ट किया था उसमें, और मेरा भी आंसर सही है, गलत नहीं है, तो आप उन्हें भी जोड़ लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो वो मारे थे उधम सिंह। जनरल डायर द्वारा गोली चलवाया गया था, ओ डायर ऑर्डर दिया था, समझ गए? तो भाई गुस्से में जाके उधम सिंह लंदन में जाके मार दिए थे। ये कहते हैं शेर। जब बदला लेनी हो और मेरे देश की बात हो तो कहीं भी कोई देश में जाके छुप जाए, मौत तो निश्चित कर देना है, क्योंकि हमारे देश का छवि बिगड़ना नहीं चाहिए। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया? तो हम बताएंगे मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए नेतृत्व करने लगे, एक आयोग का नियुक्ति किया, और जो नियुक्त किए वो मदन मोहन मालवीय किए, ठीक है? मतलब किसके नेतृत्व में? तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति हुई थी। 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हम जानते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ। मान लीजिए बंगाल विभाजन आया, तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। तो उसी समय स्वदेशी आंदोलन हुआ, उस समय बहिष्कार करने लगे हम लोग, है ना? तो 1905 की बात हो रही है। अब उसी समय 1906 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 85 में हमारा कांग्रेस की स्थापना हुई। 5 में बंगाल विभाजन हुआ, इसलिए स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। और 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। और 1909 में क्या हुआ? तो 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट आ गया, ठीक है? 1912 में क्या हुआ? तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, ठीक है? और राजधानी दिल्ली हस्तांतरित कर दिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, और दिल्ली हस्तांतरित जो हुआ था वो 12 के लमसम बताया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर 12 है तो चलेगा, लेकिन ऑप्शन में जब तक 11 है तो ये नहीं होगा, और 11 है तो फिर ये 12 नहीं होगा, ठीक है? ये जरूर ध्यान रखना। 11-12 में तो 11 सबसे आगे दीजिएगा जब बंगाल विभाजन रद्द की बात करेगा तो, और दिल्ली हस्तांतरित कर दिया था, जो कि 11 का ही लमसम माना जाता है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सुन लीजिए 1909 फिर आ गया। 1909 में क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ तो वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया 1909 में, जो कि प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ था। चलिए ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए। तो देखिए कांग्रेस ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, और सी.आर. दास मतलब चित्तरंजन दास जी की बात होगा, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयबजी और एम.आर. जयकर आदि शामिल थे। सोचिए कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके जांच हेतु क्या हुआ? मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता के समय में एक समिति गठित की गई, और जब समिति गठित की गई तो उसमें सदस्य थे मोतीलाल नेहरू,
महात्मा गांधी, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयबजी और एम.आर. जयकर आदि शामिल थे। ये हो गए। और चलिए जानकारी लेते हैं। और जो महत्वपूर्ण घटना घटी उसकी बात करते हैं तो 1929 जो है महत्वपूर्ण घटना घटी थी 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था, मतलब घोषणा किया गया था 1929 में। ये बोल दीजिए, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हो गई, ये बोलिएगा। 1935 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि हो गई। देखिए 1909 पढ़े क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधान मंडल निर्वाचित हुआ था। और इसमें 1935 आएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों का विस्तार और निर्वाचन क्षेत्र की बात होगा। ठीक है, 1935। अगर आपसे पूछे 1940 क्या है तो बताइए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान मतलब मांग किया गया। आह्वान मतलब आवाहन करना, मतलब मांग किया गया 1940 में। 1942 में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन आया, हम जानते हैं। 1942 में एक और आया था, बताइए कौन? जो कि गांधी जी के समय हम पढ़े थे, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति भी बोलते हैं ना। लेकिन इस समय याद रखिए 1942 में क्रिप्स मिशन भी आया था। और 1946 में क्या था? कैबिनेट मिशन हुआ था। ये सब जो है स्वतंत्रता क्रांति की एक प्रमुख घटना है। 1942 क्या है? क्रिप्स मिशन से जुड़ा हुआ है। 1942 क्रिप्स मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन, 1947 में तो भाई आज़ादी हो गई थी, जिस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, ये हम जानते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति व भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता हो गई, मतलब भारत से पाकिस्तान हट गया था 1947, हम जानते ही। और इसी समय फिर एक साल बाद हमारे गांधी जी जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948 में। उसी बीच में जो अंतिम में विविध प्रश्न देते हैं उसी का प्रमुख नारा, प्रमुख उपाधि, इसी तरह हम बीच में लास्ट में जब वीडियो का लास्ट में हम स्ट्रैटेजी के डाल देंगे, जो कि आते रहता है। और क्या होता है कि स्पेशल स्ट्रैटेजी के बनाता हूँ तो लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए हम चाहते हैं कि बीच बीच में हम हर वीडियो में लास्ट में ये करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का स्ट्रैटेजी के जरूरी पढ़ के जाना है, क्योंकि आता है, अवश्य आता है। और शुरू करते हैं प्रमुख नारे। प्रमुख नारा की अगर बात करें तो एक तरफ नारा है और एक तरफ संबंधित व्यक्ति है। कर मत दो का उपाधि अगर दे तो किनको याद करिएगा? बताइए। कर मत दो मतलब टैक्स नहीं देंगे, तो हम भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि टैक्स को माना करने वाला एक ही होगा जो वल्लभ होगा, और वल्लभ कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। और भी बातें करें तो करो या मरो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो या करो मरो का नारा अगर पूछा जाए तो हम महात्मा गांधी को देंगे, महात्मा गांधी को याद करेंगे। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये कहने वाले हमारे बोस जी हैं, जिनका नाम सुभाष चंद्र बोस है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है दिल्ली चलो, और एक और नारा है उनका, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ये कहने वाले एक ही है बोस, वो है मेरे सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान वही जगाएंगे जिनमें लाल हो, बहादुरी हो। तो लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है कि जय जवान जय किसान। ये सब शब्द आए तो लाल बहादुर शास्त्री को लगाइएगा। अगर पूछेगा बाल गंगाधर तिलक को, तो हम जानते हैं कि जब जेल में 6 साल रहने के बाद जेल में रहे थे और गीता रहस्य लिख दिए थे, तो भाई उनका नारा तो कुछ और ही होगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा बहुत फेमस है। जैसे ही हमारे सुभाष चंद्र बोस का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। और चलते हैं भगत सिंह का, तो मत कहिए भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये कहने वाले और कोई नहीं हमारे भगत सिंह हैं। और भी चलते हैं, जानकारी लेते हैं। और जानकारी लेना है तो सुनिए, साइमन कमीशन वापस जाओ, जो साइमन कमीशन 1927 में आया था ना, उसकी बात करते हैं। तो साइमन कमीशन वापस जाओ बोलने वाले और कोई नहीं, लाला लाजपत राय हैं। सोचिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब का नारा सुनिएगा तो खून तो खोलेगा ही, है कि नहीं? तो साइमन कमीशन वापस जाओ का बोलने वाले और कोई नहीं, लाला लाजपत राय हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, कौन बोला? सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान, कौन बोला? लाल बहादुर शास्त्री। करो या मरो भारत छोड़ो, कौन बोला? महात्मा गांधी। कर मत दो मतलब टैक्स मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। साइमन कमीशन वापस जाओ,
बोलने वाले कौन? लाला लाजपत राय। आराम हराम है, बोलने वाले कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है भाई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल बोले थे। मोहम्मद इकबाल ने बोला कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए, ये सब नारा नॉर्मल है, फेमस है तो। चलिए, अब पढ़ते हैं प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि की बात करते हैं। तो प्रमुख व्यक्ति और उनकी उपाधि में जैसे उपाधि, महात्मा की उपाधि कौन दिया था? हम जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। किसको? महात्मा गांधी को। इसलिए महात्मा गांधी बोले जाते हैं। राष्ट्रपिता किसने कहा महात्मा गांधी को? तो सुभाष चंद्र बोस कहे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। गुरुदेव किसे कहा जाता है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को। कौन कहे थे? महात्मा गांधी। सोचिए, रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा कहे महात्मा गांधी को, गांधी जी को, और गुरुदेव कौन कहा? महात्मा गांधी। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। सोचिए, एक दूसरे को उपाधि दे दिए। सरदार की उपाधि किसे मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कौन दी थी? महिलाएं दी थी। बारदोली की जो हुआ था बारदोली में सत्याग्रह, उसमें महिला जो थी उन्होंने बोला था सरदार। किनको? वल्लभ भाई पटेल को। देश रत्न के नाम से हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं, जो कि महात्मा गांधी ने उपाधि दिए थे देश रत्न कह के सम्मानित किए थे। और भी सुन लीजिए, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को, जो कि महाराजा खेतड़ी ने दिया था, विवेकानंद कहा था। किसे? स्वामी विवेकानंद को। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को मिला था, जिसे अकबर द्वितीय ने उपाधि दिया था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कहा राजा जी, तो राजा। जगत गुरु तो हमारे अकबर ने उपाधि दिया था, जो कि हरि विजय सूरी को दिया था। तो जगत गुरु किसे कहा जाता है? हरि विजय सूरी को कहा जाता है। कौन उपाधि दिया? अकबर ने दिया। कंठाभरण वाणी, कंठाभरण वाणी कहने वाले जो है उपाधि जो दिया था, किसको दिया था? तो तानसेन को दिया था। कौन दिया था? अकबर ने दिया था। अकबर ने बोला तानसेन को, कंठाभरण वाणी है आपका, आप कंठाभरण वाणी से नाम से जाने जाइएगा। ये मेरे तरफ से ये उपाधि है आपके लिए। और कायदे आजम की अगर बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है, जो कि महात्मा गांधी ने दिए थे उपाधि। अब देखिए, अर्धनंगा फकीर जो उपाधि दिया था वो चर्चिल ने दिया था। विंस्टन चर्चिल है, जो कि महात्मा गांधी को दिया था। और क्या बोल सकते हैं। चलिए, ये हो गए हमारे उपाधि। तो इस तरह का कंटेंट हम आपको हमेशा देंगे। नेक्स्ट जो कंटेंट में अगर टॉपिक में डालेंगे तो पुस्तक, लेखक, यही सब आपका हम टॉपिक रहेगा। ठीक है।